प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे पिछले व्याख्यान में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे थे प्राकृतिक पर्यावरण की। किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण व्यवसाय को प्रभावित करता है, व्यवसाय उससे प्रभावित होता है, और साथ ही किस प्रकार जो स्टैंडर्ड्स अलग अलग सेट किए गए हैं वे स्टैंडर्ड्स हमें क्या लाभ देते हैं और किस प्रकार वे पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को बनाने के लिए अपनी प्रेजेंस को सुनिश्चित करते हैं। तो मूलतः आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दो मुख्य विषय हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें हम दो विषयों पर जो चर्चा करेंगे, पहला है ईएमएस स्टैंडर्ड्स और दूसरा आईएसओ 14000। सो ईएमएस जो है वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है और आईएसओ 14000 उसी ईएमएस स्टैंडर्ड्स का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है, एक प्रमाणीकरण है जो किसी भी संगठन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वे पर्यावरण के प्रति संजीदगी रखती है, इको फ्रेंडली है और साथ ही साथ उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वह न्यूनतम है। इस मुख्य विषय के तहत हम ईएमएस स्टैंडर्ड्स का संक्षिप्त परिचय और इसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसका आशय और इसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार आईएसओ विकसित हुआ एक लंबे समय के अंतराल में और एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से या पर्यावरण प्रबंधकीय तंत्र किस प्रकार विकसित हुआ और किस प्रकार ये व्यवसाय को लाभ पहुंचाता है, इन सब विषयों पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात आती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का व्यवसाय का उसकी व्यावसायिक गतिविधि का पर्यावरण पर कुछ न कुछ प्रभाव निश्चित रूप से होता है, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। दोनों ही स्थितियों में कुछ न कुछ पर्यावरणीय प्रभाव उसके है, उसकी हर गतिविधि पर्यावरण को प्रभावित कर रही है और साथ ही साथ पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन भी उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोनों में जो अन्योन्याश्रित संबंध है, उसी प्रक्रिया में उसी क्रम में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को कैसे कम किया जाए, किस प्रकार हम अपनी प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को डिजाइन करें, अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें जिससे कि वह जो प्रभाव है, नकारात्मक जो प्रभाव है, उसको कम किया जा सके और यह जो है वो एक सिस्टमेटिक या बहुत ही सुनियोजित रूप से इसको किया जा सके। तो वेल डॉक्यूमेंटेड मैनर में पूरे दस्तावेजीकरण के साथ इसको किया जा सके। तो इस प्रक्रिया के क्रम को मूलतः जिसमें समाहित होता है उसको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जो पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो जो हम बात कर रहे थे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो ये मूल रूप से है क्या, इसका आशय हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स है, नीतिगत तत्व है जो कि प्रबंध के एक्शंस, उसकी संचालन, प्रोसीजर, दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग को बहुत अच्छे से परिभाषित करते हैं। साथ ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां है और जो उत्तरदायित्व है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, उनको फिक्स करते हैं किसी भी संगठन में, जिससे कि पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनको ठीक तरह से एड्रेस किया जा सके। तो मूल रूप से ये है पर्यावरण प्रबंधकीय तंत्र या ईएमएस या एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये सबसे पहला जो काम करता है वो करता है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के तौर पे कि किस प्रकार उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसका समाधान ढूंढा जाए, उस पर
चर्चा करता है और इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप और उनके उद्देश्यों के अनुरूप इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसके अनुप्रयोग किए जा सकते हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क है, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। इसको पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किस प्रकार कम किया जाए और सतत इसमें सातत्यता बनी रहे, उसमें निरंतरता बनी रहे, नियमितता बनी रहे, इसका यह सिस्टम प्रयास करता है। साथ ही ईएमएस प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूअस एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट अर्थात निरंतर पर्यावरणीय बेहतरी की तरफ हमको आगे बढ़ाता है और हर कार्य के कुछ डिफाइंड सीक्वेंस है, कुछ डिफाइंड स्टेप्स है जो एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एनवायरमेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस है व्यवसाय में, उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। ठीक इसी प्रकार जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ चरण होते हैं। एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कुछ चरणों में इम्प्लीमेंट किया जाता है। उन चरणों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला चरण बात करता है रिव्यू द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस टू द इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, कि जो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के या औद्योगिक गतिविधि के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसका रिव्यू करना, उसका अध्ययन करना। उसके बाद एक एक्शन प्लान तैयार करना जो इस रिव्यू से निकलकर जो समस्याएं हमारे समक्ष आई उनका किस तरह से समाधान की दिशा में हम आगे बढ़े, उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना। तीसरे चरण में ये बात करता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके अनुरूप कितना हमारा संगठन, हमारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान उसके अनुरूप खरा उतर पाया है और उसका विश्लेषण करता है। ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्मेंस से तुलना की जाती है। अब तीन बातें हो सकती है, ऑब्जेक्टिव पर्यावरण जो भी हमारे गोल है उससे बिल्कुल मैच करते हैं। एक स्थिति बनती है जहां ऑब्जेक्टिव जो हमारा परफॉर्मेंस है उससे कम रहा, ऑब्जेक्टिव्स जो थे परफॉर्मेंस हमारा ज्यादा अच्छा था, ऑब्जेक्टिव्स कम थे। तीसरी स्थिति बन सकती है ऑब्जेक्टिव्स हमारे कुछ अधिक बड़े थे और जो परफॉर्मेंस था वह उतना श्रेयस्कर नहीं बन पाया। तो इन तीनों स्थितियों में सबसे श्रेष्ठ स्थिति ऑपरेशन जो ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस का मैच होना है और ये इक्विलिब्रियम सी स्थिति है। लेकिन जब हम इस स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो ये सर्वोत्तम अवस्था कही जा सकती है, यद्यपि इसे प्राप्त करना कई बार कठिन होता है। और सबसे जो निराशाजनक स्थिति है वो ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो मूल रूप से इस तरह से इसका कंपैरिजन होता है। ठीक इसी तरह से जो रिपोर्ट, जो रिजल्ट है उनको किस तरह से रिपोर्ट किया जाए सिस्टमेटिकली, जिससे कि इसे कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। और अंतिम जो चरण है वो बात करता है रिव्यू द होल सिस्टम एंड स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, की पूरे सिस्टम का रिव्यू हमें करना होता है और उसके साथ ही एक जो सतत बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने की जो कोर प्रिंसिपल है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिटरेचर से निकल करके आता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता है। तो पर्यावरण प्रबंधकीय तंत्र में भी लगभग उसी सिस्टम से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए उससे प्रभावित है। और ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है कि जो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव है उसको सतत कम करने की दिशा में हम क्या कदम उठा रहे हैं। अब अगर एनवायरमेंट सिस्टम मैनेजमेंट की बात करें तो ये मूल रूप से डेमिंग साइकिल को फॉलो करता है। डेमिंग साइकिल जो आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, जिसको PDCA साइकिल भी कहते हैं। डेमिंग साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है कि एडवर्ड डेमिंग ने इसके जो कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी गुरु हुए हैं ये अमेरिका के, और इन्होंने सबसे पहले इस दिशा में काम किया और उन्होंने कहा कि जो क्वालिटी है उसके लिए हमें 4 स्टेप हमेशा इसको फॉलो करना है।
जिसमें सबसे पहली स्टेप उन्होंने कहा प्लानिंग है। हमको पहले प्लान करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात डू करता है। ठीक इसी तरह से इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके मूल्यांकन की अगर बात कहे तो वो चेक करता है, और इसके बाद जो हमें वास्तव में जिसका इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके लिए हमें एक्शन मोड में आना। तो इस तरह से ये 4 स्टेप है। तो डेमिंग, क्वालिटी गुरु डेमिंग ने इसको सबके समक्ष प्रस्तुत किया, और आज ये कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सफलतापूर्वक इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इससे वे सब लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, अर्थात यदि आप नियोजन करने में या योजना बनाने में असफल होते हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे होते हैं। तो इस बात में बड़ी गहराई है, उसको हमें समझना होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे हमें एक योजना बनाना है, और जब हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उस कार्य की सफलता आधी सफलता यदि कहे तो उस सफल अच्छी योजना के बनने पर ही वह आधे सफल हो जाता है। तो सबसे पहली स्टेप है प्लानिंग। क्या हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर बहुत क्लियरली हम देते हैं, और फिर उसके बाद इसको किस तरह किया जाएगा। क्योंकि जब हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सब प्रश्नों का जब उत्तर देते हैं तो मूलतः हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पर ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये हम तब कर रहे होते हैं जब इसको धरातल पर उतारने से पहले तैयारी जो कही जा सकती है वो प्लानिंग के स्टेप में होती है। फिर उसके बाद जब उसको धरातल पर उतारने की बात होती है, ग्राउंड जीरो पर लाने की बात होती है, तो वो हम दूसरे स्टेप में बात करते हैं डू की, जहां पर इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी निर्णय को या योजना को। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं कि इम्प्लीमेंट करने के बाद मूल्यांकन हमें करना होता है कि जो प्लानिंग हमने बनाई उसके तहत हम कितना खरा उतर पाए। जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हम ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं, अगर कुछ कमी रह गई तो उसे भूल सुधार करके फिर से हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, और अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो निस्संदेह हम आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में फिर जो हमें करना है उसको मूल रूप से करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना। तो ये PDCA साइकिल इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का आधार कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सबसे पहले बात आती है प्लान की। तो प्लानिंग में हमें ये समझना है कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है जिन पर हमें काम करना है। साथ ही जो वैधानिक और दूसरी तरह की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं है, वो वे क्या है जिस प्रक्रिया में हम हैं। उदाहरण के लिए कि अब मैं अगर किसी बॉटलिंग प्लांट में हूँ जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन होता है, तो निश्चित रूप से उस कोल्ड ड्रिंक के उत्पादन के लिए मुझे पानी की आवश्यकता होगी कच्चे माल के रूप में, और उस पानी का जो दोहन है वो मैं उसी स्थानीय जो स्रोत है वहाँ से उसकी पूर्ति करता हूँ। तो अब कालांतर में एक वाटर रिसोर्सेस प्रोटेक्शन के तहत सरकार की कुछ एक्ट बने हुए हैं, वैधानिकी है, उसका मुझे पालन करना है। लेकिन उनको दरकिनार करके अगर मैं उस वाटर बॉडीज को लगातार खत्म करता हूँ और उसकी रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं करता हूँ, तो निश्चित रूप से भविष्य में उसका हर्जाना मुझे देना होगा। और यह केवल हर्जाना नहीं होगा बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिफेम जैसी स्थिति होगी, एक बदनामी जैसी स्थिति होगी कि हमने दोहन तो किया संसाधनों का लेकिन उसको बेहतर बनाने में कोई कदम नहीं उठाया। तो मूल रूप से इन सब बातों पर हमें पहले ही विचार करना है कि हमारे एक्शन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव होने वाला है और उससे संबंधित क्या क्या वैधानिक मूलभूत आधार है, उसके अनुरूप फिर हमें अपनी योजना को तैयार करना। ठीक इसी तरह से क्या एनवायरमेंटल इश्यूज है, क्या वहां पर वाटर की शॉर्टेज है, जंगल बिल्कुल नहीं है, वन संपदा बहुत कम है, एयर क्वालिटी अगर किसी स्थान की अच्छी नहीं है तो क्या मेरे वजह से भी एयर क्वालिटी और खराब हो रही है, मेरी गतिविधि, मेरी व्यावसायिक गतिविधि की वजह से भी वो खराब हो रही है।
तो यदि ऐसा है तो मुझे इस पर चिंतन करना चाहिए एक व्यवसाय प्रबंधन का छात्र होने के नाते कि मेरा इसमें क्या योगदान हो सकता है और किस प्रकार मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। तो ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ा अंग बन जाता है। और जब हम इन बातों पर विचार कर लेते हैं तो हमें फिर अपने ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स और प्रोग्राम डिसाइड करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से यहाँ तात्पर्य है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो ये गुण मेरे ऑब्जेक्टिव्स में होने चाहिए, तभी उसको एक अच्छे ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स को फिर हम कुछ टारगेट्स में विभाजित करते हैं और वे टारगेट्स हमारे मदद करते हैं प्रोग्राम्स को डेवलप करने में। तो इस तरह से प्लानिंग की ये 3 मुख्य घटक है। पहला स्टेप प्लान डू चेक एक्ट में प्लान। दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है पीडीसीए साइकिल में डू अर्थात इंप्लीमेंट। तो जब इंप्लीमेंट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हम करने के लिए किसी कार्य को आगे बढ़ते हैं तो कुछ विषयों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। उसमें सबसे पहला है हमारे रिसोर्सेस क्या है, हमारे संसाधन क्या है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या अथॉरिटी है। जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कैसे फिक्स करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उसे अधिकार भी देना होता है। तो अधिकारों और जिम्मेदारियों का, उत्तरदायित्व का विभाजन किस प्रकार होगा, ये भी सुनिश्चित करना इस दूसरे चरण का एक बड़ा अंग होता है। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, उनका कितना कॉम्पिटेंस है, कितने योग्य वे हैं। साथ ही यदि योग्यता में कुछ कमी है, स्किल्स में कुछ कमी है, कौशल की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस जैसे कुछ प्रोग्राम्स क्या चलाए जाने की आवश्यकता है, यदि है तो उसे करना। इसके बाद कम्युनिकेशन या संप्रेषण पर ध्यान देना कि हमारा संप्रेषण किस तरह से होगा। ठीक इसी तरह से दस्तावेजीकरण की बात आती है कि हम जो भी करें उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, उसका एक दस्तावेज बनाएं जिससे कि कोई व्यक्ति रहे न रहे, सिस्टम में वो डॉक्यूमेंट उसका मार्गदर्शन कर सके। ठीक इसी तरह से ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इनका नियंत्रण, किस तरह से ये मूव कर रहे हैं, किस तरह से ये गाइड करते हैं। ठीक इसी तरह से संचालन आधारित नियंत्रण की हम बात करते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल की। और साथ ही साथ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस कि अगर कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन जाए, तात्कालिक स्थिति कोई ऐसी बन जाए, तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार रखेंगे और हमारा उसके प्रति रिस्पांस क्या होगा। ये हो गया दूसरा चरण। तीसरा हम चेक की बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, इवैल्यूएशन के कंप्लायंसेस क्या क्या होंगे। साथ ही अगर इवैल्यूएशन में ये पाया जाता है कि हमारी प्रक्रियाएं या हमारी प्रोसेसेस कन्फर्मिटी को मीट नहीं करती, कन्फर्मेंस नहीं देती, तो उसके लिए हमारे करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन प्लान क्या है कि अगर कन्फर्मिटी नहीं है प्रोसेसेस में तो उसको ठीक करने के लिए हमारे क्या सुधारात्मक कदम होंगे। और सुधारात्मक कदम से अच्छा माना जाता है कि हम पहले ही पूर्व सावधानी रखते हुए प्रिवेंटिव एक्शंस पर काम करें, जिससे कि वह नॉन कन्फर्मिटी वाली स्थिति ही ना बने। तो लेकिन चेक में मूलतः वह स्थिति बनने की संभावना ऐसी दिखती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे उस पर विचार करना होता है। ठीक इसी तरह से कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स को हमको नियंत्रित करना है। और साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट हम बात करते हैं अंकेक्षण की, कि जो भी हम कर रहे हैं उसका किसी दूसरे स्वतंत्र पार्टी के द्वारा विश्लेषण किया जाना कि जो भी किया गया वह भली प्रकार किया गया या नहीं। तो मूल रूप से ये कुछ सब स्टेप्स है इसमें। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक्ट की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं। तो एक्शन में हमें मैनेजमेंट को रिव्यू करना होता है कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसमें हम उसके लिए कितने तत्पर है, कितने सज्ज हैं। और साथ ही साथ जो ISO 14001 का जो ऑडिट है वो इसको चेक करता है कि जो भी किया गया वह कितना उचित है
और क्या उसमें सुधार की आवश्यकता कुछ है। तो जैसा कि हमने देखा, इसको पीडीसीए साइकिल कहा जाता है और साइकिल होने के नाते ये एक स्थान पर शुरू होकर खत्म नहीं होता, बल्कि फिर से ये वहीं पर पहुंच जाता है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि सुधार की जो प्रक्रिया होती है वह कभी नहीं रुक सकती, क्योंकि हर जगह हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे वो क्वालिटी की दृष्टि से हो, या किसी अन्य दृष्टि से। तो यह सुधार की प्रक्रिया सतत है, सतत चलती रहनी चाहिए। अब हम समझने का प्रयास करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको संक्षेप में आईएसओ कहा जाता है। तो आईएसओ के बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। वर्ष 1992 में वर्ष 1947 में आईएसओ की स्थापना हुई और उस समय से लगभग 162 देश इसके समर्थक और मेंबर रहे। और इसका जो मुख्य कार्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब जो आईएसओ है, अक्सर लोगों का मानना होता है कि ये एक एक्रोनिम है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाने वाला शब्द है जिसमें हर अक्षर का कुछ न कुछ एक्सपेंशन है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो प्रतीत तो होता है कि इंटरनेशनल का आई, स्टैंडर्ड का एस और ऑर्गेनाइजेशन का ओ मिलकर के आईएसओ बनता है, बट ऐसा नहीं है। मूल रूप से यदि देखें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द आइसोस, ISOS से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इक्वल या स्टैंडर्ड। तो प्रमाणीकरण की ये बात करता है। तो मूल रूप से इसको एक्रोनिम की तरह से न देखे जाकर हम इसको एक शब्द के रूप में देखते हैं जो ग्रीक भाषा से आता है। इसका मतलब होता है प्रमाणीकरण। तो इसका मूल उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका विकास हो रहा है, व्यवसायों का विकास हो रहा है, उसमें एक हार्मोनाइजेशन की स्थिति को निर्मित करना, और साथ ही साथ वो हार्मोनाइजेशन संभव होता है प्रमाणीकरण से, स्टैंडर्डाइजेशन से। ठीक इसी तरह से लगभग अभी तक 8000 से अधिक स्टैंडर्ड्स या प्रमाणीकरण के सिद्धांत इन्होंने स्थापित किए हैं, जिसमें कि किसी पेपर के आकार से लेकर के किसी फिल्म की क्या स्पीड होनी चाहिए या होगी, इससे संबंधित कई सारे उसमें रूल्स और प्रोसेसेस लिखे गए हैं, बताए गए हैं। तो अधिकांश देश इसमें सिग्नेटरी है और 120 जो देश है वो उनके पास फुल वोटिंग राइट्स है, फुल वोटिंग मेंबर्स के तौर पर वो आईएसओ से जुड़े हैं। और बाकी जो देश है 162 में से लगभग 42 से अधिक देश वो ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में उसमें सम्मिलित हैं। और सबसे विशेष बात है कि इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है, भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है, और फाउंडिंग मेंबर होने के नाते भारत के पास इसके वोटिंग राइट्स भी है। और यदि हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो भारत में जो इसके समानांतर या समकक्ष एक अपना स्टैंडर्ड है भारत का, उसको हम कहते हैं BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये देश की रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रमाणीकरण के कार्य को करती है। अब ये जो बात करते हैं, वैसे तो आईएसओ के हमने कहा कि लगभग 8000 के आसपास कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ स्टैंडर्ड्स है। उन 8000 में जिस पर हम चर्चा हम करने जा रहे हैं, वृहद चर्चा जिस पर हम करने जा रहे हैं, वह है आईएसओ 14000 सीरीज। ये जो आईएसओ 14000 सीरीज है, मूल रूप से ये बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन पर प्रकाश डालती है, और साथ ही ये इसके अनुसार यदि देखा जाए तो ये कहता है कि जो हमारे उत्पाद बन रहे हैं वह सेफ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बने, कि जो सुरक्षित पर्यावरणीय पहलू है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण हो। साथ ही ये सारी कंट्रीज पे, मेंबर कंट्रीज पे एप्लीकेबल है। और एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है EMS जिसको कहा जाता है,
ये ब्रॉडर इंटरेस्ट लोगों के और समाज के एक वृहद हित की बात करता है। साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, प्रक्रिया पर इसका अधिक ध्यान होता है और ये जो है वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल और उपयोगी और कई तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, ये हमको ध्यान रखना है और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इसको डेवलप किया गया है, उसी आधार पर ये कार्य करता है। अब किस तरह से ISO 14000 सीरीज बनी और बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सबसे पहले जब आई ISO सीरीज, तो जो गैट का उरुग्वे राउंड है, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, ये एक पैतृक संगठन कहा जा सकता है, एक पैतृक संस्था कही जा सकती है, जिसने आगे चलकर वर्ष 1995 में WTO का रूप लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे विश्व में आज भी कार्य कर रहा है और कई देशों का विदेशी व्यवसाय व्यापार से संबंधित मार्गदर्शन कर रहा है, एक फोरम के रूप में है। तो उससे पहले 1995 से पहले इसके कई राउंड्स की मीटिंग हुई और उन मीटिंग में जो उरुग्वे राउंड था, उरुग्वे नामक देश में इसकी जो मीटिंग हुई गैट की, उसमें ISO 14001 श्रेणी की नींव रखी गई और जो इसको सहमति मिली अर्थ समिट जून 2092 में, वर्ष 2092 में। तो गैट का जो मुख्य फोकस था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की अगर बात करें, तो किस तरह से नॉन टैरिफ बैरियर्स जो एक देश दूसरे देशों पर लगाते थे, उन टैरिफ बैरियर्स को कम करने पर विशेष जोर था, जिससे कि देशों के बीच में व्यापार और व्यवसाय की गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। और अगर बात करें अर्थ समिट की, तो इन्होंने एक प्रतिबद्धता की स्थिति को निर्मित किया समूची दुनिया में कि वे पर्यावरण के प्रति अपनी संजीदगी प्रकट करें और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो और साथ ही उसके लिए क्या बेहतरी के प्रयास हो सकते हैं, तो उस पर इसका मूल प्रकाश डाला गया। और साथ ही नेशनल और रीजनल लेवल पे अपने अपने हर कंट्री ने कुछ न कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। इसी क्रम में अगर देखें तो कहा जाता है दुनिया का पहला फॉर्मल EMS जो बनाया वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BSI ने डेवलप किया वर्ष 1992 में, और जो स्टैंडर्ड डेवलप हुआ उसका नाम BS 7750 रखा गया। EMS BS 7750 ये दुनिया का पहला EMS फॉर्मल EMS सिस्टम कहा जा सकता है और इसको जो पब्लिश किया गया BSI के द्वारा वर्ष 1992 में। अब इस जो स्टैंडर्ड है, ये जो प्रमाणन है, इस प्रमाणन ने एक आधारशिला रखी ISO 14000 की और ये उसका बेस बना और वर्ष 1996 में ISO 14000 की आधारशिला रखी गई। और इस तरह यूरोपियन यूनियन के द्वारा इको मैनेजमेंट और ऑडिट स्कीम, जिसको कि EMAS कहा गया था, तो 7750, तो ये यूरोपियन यूनियन का डेवलप किया हुआ सिस्टम इसके लिए एक आधार बना ISO 14000 के लिए, और वर्ष 1996 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और तदनंतर हमने पाया कि जिस गति से ये आगे बढ़ा, संभवतः ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स पउतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या करती है, किन एस्पेक्ट्स को पर्यावरण प्रबंधन के किन पहलुओं पर इसका मुख्य फोकस है। तो सबसे पहला जो फोकस है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पर है, दूसरा है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन। ठीक इसी तरह से एनवायरमेंटल लेबल्स और डिक्लेरेशंस की बात होती है। इसी तरह एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लाइफ साइकिल असेसमेंट की बात करती है कि जीवन वृत्त विश्लेषण किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, और साथ में इसमें सम्मिलित है टर्म्स एंड डेफिनेशन, अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स और उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, वे सारी बातें इसमें सम्मिलित है। अब किस तरह से ISO 14001 डेवलप हुआ, तो जैसा कि हमने देखा वर्ष 1992 में इसकी नींव जो पड़ी, उसके पीछे कहीं न कहीं ब्रिटिश स्टैंडर्ड का 7750 स्टैंडर्ड वर्ष 1992 में प्रारंभ होता है। ठीक इसी तरह से वर्ष 1996 में पहला ISO का
14001 स्टैंडर्ड आया और इसी नाते इसको पूर्ण रूप में इस तरह से लिखा जाता है ISO 14001:1996। ये इसका पहला अंक था, पहला इशू था। ठीक इसी तरह से इसमें कुछ और परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई तो वर्ष 2004 में लगभग 8 से 10 वर्षों के उपरांत इसमें परिवर्तन किए गए और इसका दूसरा अंक प्रकाशित किया गया ISO 14001:2004। ठीक इसी तरह से ISO 14001:2015 आया जो इसका तीसरा अंक बना और अभी जो सबसे लेटेस्ट कहा जा सकता है वो वर्ष 2015 से 18 में आया और रेक्टिफिकेशन ऑडिट इसमें हुआ, नए स्टैंडर्ड्स को इसमें सम्मिलित किया गया। इस तरह से इसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि बदलते समय के साथ उसकी मांग को पूरा करने के लिए इसमें सतत परिवर्तन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जो बात कही जाती है वो होती है। ठीक इसी तरह से ISO सीरीज के जो मेजर एरियाज ऑफ इवेल्युएशन है, अगर देखें तो मूल्यांकन के जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशनल इवेल्युएशन की जो बात करते हैं तो उसमें ISO 14001, ISO 14004 और ISO 14061 काम करते हैं। ठीक इसी तरह से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए ISO 14014, 15 और 31 काम करते हैं। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की अगर बात करें तो ISO 14010, 11, 12 और 13 और 14 उस पे प्रकाश डालते हैं। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए ISO 14040, ISO 14041, 42, 43 काम करते हैं। एनवायरमेंटल लेबलिंग की अगर बात करें, जो इको लेबल प्रोडक्ट्स पे हम देखते हैं उन लेबल्स को जो गवर्न करता है वो ISO 14020 है, 21 है, 22 है, 23, 24 ये सारे हैं। और साथ ही जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स है उस पे जो ध्यान आकर्षित करता है वो ISO का 14060 नामक स्टैंडर्ड है। अब 14001 को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं कि ISO 14001 जो है वो स्पेसिफाई करता है स्टैंडर्ड्स फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या पर्यावरण प्रबंधन की जो प्रणाली होगी वो कैसी होगी। साथ ही ये स्टैंडर्ड बनाता है जिससे कि पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे इको लेबलिंग की बात होती है, एनवायरमेंटल ऑडिट की बात होती है, साथ ही साथ ये और कई सारे स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन और प्रिंसिपल्स डेवलप करता है जो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल का कार्य करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। 14001 में अगर अन्य सीरीज की से तुलना करें तो ये ISO 14000 सीरीज की एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड है और ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य करती है और ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करती है। बेनिफिट्स की अगर बात करें कि क्या लाभ है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के, तो इसमें हम कहते हैं कि इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस हमारा बेहतर होता है। ठीक इसी तरह से जो लायबिलिटी है वो पोल्यूशन कंट्रोल की वो कम होती है। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के नाते, जो कंप्लायंस है वो बेहतर होता है। लॉज और रेगुलेशंस को लेकर के जो कंप्लायंस है वो बहुत बेहतर हो जाता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन, तो हमको अलग से इसके लिए प्रयास नहीं करना होता है क्योंकि जब हम EMS को फॉलो करते हैं तो हम अपने हर स्टेप पर ये ध्यान देते हैं कि हमारे स्टेप का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी तरह से कंज्यूमर ट्रस्ट प्राप्त होता है, पब्लिक इमेज अच्छी बनती है जिन कंपनीज के पास EMS होता है, क्रेडिट बड़े फेवरेबल टर्म्स पे मिलते हैं, एक्सीडेंट्स कम होते हैं क्योंकि हमारे जो कार्य होते हैं वो इमरजेंसी प्रिपेयर्ड प्लान पर काम नहीं करते बल्कि हम लोग पूर्व नियोजित प्लान पर काम करते हैं। इस प्रकार हमने देखा किस तरह से EMS एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और उसको प्रमाणित करने के लिए ISO सर्टिफिकेशन 14000 सीरीज के जो सर्टिफिकेशन है किस प्रकार अपने कार्य को करते हैं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एक प्रमाणीकरण की तरफ आगे ले जाते हैं जिससे कि वे पूर्व तैयारी के रूप में
एक प्रिवेंटिव प्लान के रूप में अपने जो पर्यावरण में होने वाले प्रभाव है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव है, उसको कम कर सके और साथ में एक दस्तावेजीकरण की तरफ आगे बढ़ सके, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सके। उस दिशा में इसकी जो भूमिका है उसको हमने समझने का प्रयास किया। इसी के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।